नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ तेज नैनमोर। आज हम बात करेंगे कांग्रेस के विधायक से जिन्होंने 2019 में उपचुनाव से अपनी चुनावी राजनीति की शुरुआत की, फिर 2024 में भी बड़ौदा की जनता ने उन पर विश्वास जताते हुए विधानसभा भेजा। हमारे साथ इंदुराज नरवाल जी हैं, उनसे जानेंगे कांग्रेस की विपक्ष की भूमिका क्या है, उनके अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास को लेकर क्या चुनौतियां हैं। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके बेटे रोहतक से लोकसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा के साथ उनकी नजदीकियों की वजह क्या है, और साथ में जानेंगे कि अभी तक उन्होंने विधायक रहते हुए अपने इलाके के लिए, अपनी जनता के लिए क्या कुछ किया है और क्या खामियां, कमियां या विजन उनका है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद नैनमोर जी। आप आए यार, अपने जो मेरे बारे में या मेरे इलाका के बारे में जो बात आपने कही, आप भी हमारी मजबूत आवाज़ हो, आप यहाँ उठाने के लिए आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। चौथा स्तंभ कहते हैं और उस स्तंभ में अपनी भूमिका अच्छे से निभाए कोशिश रहती है। पहला सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ, विधायक दूसरी बार आपको चुना गया, तो इस अभी तक के सफर में आपने अपने इलाके के लिए क्या ऐसा किया है विकास में, या अभी लगता है कि विपक्ष में है तो विकास वैसा नहीं हो पा रहा, उम्मीदों पर खरा उतर पाए नहीं? देखिए, मेरा जो हल्का है, मैं सबसे पहले बताऊंगा आपने, मेरा जो हल्का पूरा ग्रामीण हल्का है। पूरे हरियाणा प्रदेश में शायद अकेला ऐसा हल्का है जिसमें कोई कस्बा और कोई शहर नहीं है। किसान मजदूर का हल्का है और पूरा ग्रामीण है। मैं 2020 में जब मध्यावधि चुनाव हुआ, तो जब मेरे को मौका मिला और मेरे को टिकट दी आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने, दीपेंद्र हुड्डा जी ने और कांग्रेस पार्टी ने, और जब मेरे को मौका मिला तो मेरे हल्के में बहुत सारी गंभीर समस्याएं थी। सबसे बड़ी समस्या तो ये थी कि किसानों का हल्का है तो वहाँ जल भराव की बहुत बड़ी समस्या थी, और लगातार किसानों की जो फसल थी वो खराब होती जा रही थी। तो जब मेरे को मौका मिला विधानसभा में, जब मैं आया तो मैंने एक मन सोच थी, मेरी एक मन बना लिया था कि मैंने मेरा हल्का जो बाढ़ मुक्त हल्का करना है, और मैं उस बाढ़ मुक्त हल्का करने के लिए मैंने विधानसभा में मजबूती से मैंने अपनी आवाज़ उठाई। मैंने मेरी कमेटी की भी सपोस्ट विजिट वहाँ करवाई, आश्वासन समिति की, और वहाँ कमेटी बाकायदा कई गाँव का दौरा कराया बनते 6 महीने के अंदर अंदर, और उसका मैंने बड़ा फ़ायदा मिला। उससे जितने भी गाँव में जल भराव होता था, जो खेत फसल डूबती थी, जैसे बनवासा गाँव था, रिनाना मेरा पैतृक गाँव है, धनाना गाँव है, बड़ौदा है, मोई हुड्डा पुट्ठी और छछड़ाना और मदीना, इस साइड में अगर हम आएंगे तो श्यामड़ी और जवारा, बादौठी, ये कई गांव जल भराव होते थे। मोई हुड्डा उस साइड में, मोई हुड्डा पुट्ठी, ये बहुत सारे गांव जल भराव की समस्या थी। उसमें मैं बहुत सारा कामयाब हुआ। मैंने वहाँ पहले जब मैं विधायक बना, उस योजना में मैंने ये मान लिया कि मैंने पूरा हल्का बाढ़ मुक्त करने का काम किया, और मैंने लगभग 350 करोड़ रुपए उस कहीं पाइपलाइन लगवाने का काम किया, कहीं बड़ी सीवर लाइन लगवाने का काम किया, और कई जगह तो पंप हाउस जो बड़े बड़े, चाहे 33 kV का पंप हाउस हो, चाहे कई पंप हाउस मशीनरी ड्रेन पाइप या नहर में लगवाने का काम किया। देखिए, ये आरोप तो बीजेपी वाले लगाते हैं कि आप 2016 में कांग्रेस की वजह से, और साफ तौर पर नाम लेते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, कि उनकी वजह से 35-1 हुआ। देखिए, मैंने पहले भी कहा, झूठ बोलने में माहिर है, नाचना या घंटीडा। इन्होंने हर बार जो भी चुनाव लड़ा, 2014 का लड़ा, चाहे उन्हें 19 का लड़ा हो, चाहे अब 24 का लड़ा, चाहे देश की बात हो चाहे प्रदेश की बात हो, जातिवाद का ये इलेक्शन लड़ते हैं। यहाँ हरियाणा प्रदेश में भी जाट और गैर जाट का इन्होंने नारा दिया। अब भी आप मुख्यमंत्री जो नायब सैनी है, अगर मनोहर लाल खट्टर जी पूर्व मुख्यमंत्री, 24 के इलेक्शन की आप उनके भाषण देखना, जब रैलियों में गए वो, उन्होंने जनसभाएं को संबोधित किया, तो उन्होंने एक बात की थी कि एक तरफ एक वर्ग मुख्यमंत्री बन रहा है, एक तरफ 35 बिरादरी मुख्यमंत्री बन रही है। ये किसके नारे थे? ये बीजेपी के नायब सैनी और मनोहर लाल खट्टर के नारे थे, ना कोई धर्म। अगर 36 बिरादरी के बनकर आप लोग चुनाव लड़ रहे थे तो फिर जीत क्यों नहीं पाए? देखिए, मैंने कहा कि अंग्रेजों की तरह चाल है इनकी। कहीं ना कहीं हमारे लोगों में एक भटकाना भी कह सकता हूँ
एक उनकी सोच भी कहीं न कहीं गलत थी कि वो इस बीजेपी को पहचान नहीं पाई, शायद उनकी सोच ने काम नहीं किया। लेकिन आपकी पार्टी के बड़े चेहरे हैं, एक दो का नाम मैं लूंगी, कुलदीप शर्मा हैं, कुलदीप वत्स हैं, शमशेर गोगी हैं, ये सब आरोप लगाते हैं कि जनता तो आप लोगों को चुनाव जिता रही थी, आपके अपने पार्टी के भीतर कुछ ऐसे चापलूस और ऐसे लोग हैं जो विभीषण की भूमिका में हैं, उनकी वजह से चुनाव हारे। देखिए, आपने जिक्र कराया कुलदीप शर्मा जी का, आपने जिक्र कराया शमशेर सिंह गोगी जी का, जो असंख्य विधायक थे। सबसे बड़ा विनाश अगर किसी ने किया तो इन्होंने कराया। इन्होंने तो एक शमशेर गोगी जी का बयान बहुत वायरल हुआ और बीजेपी ने उसका फायदा उठाया। उसने कहा कि पहले अपना भरूंगा, फिर रिश्तेदारों का भरूंगा, फिर हल्के का भरूंगा। कौन सी बात थी? उन्होंने कहा, एक ने कहा कि 50 वोट दो और नौकरी पाओ। ऐसी हमारी कांग्रेस की कोई भावना ही नहीं, हमारी कांग्रेस का कोई नीति ही नहीं, कोई नीति ही नहीं ऐसी, कभी ना रही, ना थी, ना है। इन्होंने किस वे में आके तो ये तो किस षड्यंत्र के पार्टी उस वक्त पार्टी प्रदेश अध्यक्ष थे उदय भान, किस षड्यंत्र उन्होंने के भी बोला, किस नीरज शर्मा जी ने भी बोला। मैं बोल रहा हूँ, नहीं, हमारे जो अध्यक्ष थे, हमारे जो अध्यक्ष थे, उन्होंने कभी ऐसी बात नहीं कि उन्होंने एक बात वोट की के बदले उन्होंने भी कहा कि नौकरी देंगे हम। नीरज जी ने भी बोला। नहीं, नीरज जी ने भी बोला। मैं प्रदेश अध्यक्ष, जो हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने ऐसा नहीं बोला था। उसको तोड़ मरोड़ के उन्होंने पेश कराया। उन्होंने ये कहा कि हम कच्ची नौकरी खत्म करेंगे, युवा को पक्की नौकरी, परमानेंट नौकरी देंगे, और वो नौकरी भी हम हरियाणा प्रदेश के युवाओं को देंगे। बीजेपी के तरह नहीं कि जब चपरासी लगाने की बात आवे, जब तो हरियाणा प्रदेश के युवा, वोट के बदले जो नौकरी की बात थी वो वाला हिस्सा क्यों आप? वोट के बदले नहीं थी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने ये बात की थी कि हम हमारे युवाओं को सरकारी परमानेंट पक्की नौकरी देंगे, वोट के बदले की। तो फिर जब वोट आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के कुछ नेताओं की वजह से वो एक धड़ा कहता है कि इस तरफ के लोगों की वजह से हारे, आप लोग जो इस तरफ बैठे वो उनको ब्लेम करते हो। नहीं, ऐसा और साथ कोई, में बीच बीच में आप ये लोग कहते हैं कि बीजेपी की वजह से भी हमारे ईवीएम हैक हो गई, या फिर धक्केशाही की गई, या जात पात किया गया। रीजन आप लोग बंटे क्यों हो हार के कारण पर? नहीं, बटे नहीं, हम कभी नहीं बटते। अगर बटता देखना था बीजेपी में बटे। हार के कारण पे पूछ रहा हूं। नहीं, हार के कारण के बहुत कारण, सबसे बड़ा कारण अगर कोई है, आपने देखा कि 90 विधानसभा हरियाणा प्रदेश में 90 को बीजेपी ने टिकट नहीं दी। बीजेपी ने टिकट दी लगभग 135 कैंडिडेटों को। इन्होंने पैसे का षड्यंत्र कराया, निर्दलीय कैंडिडेट उतारे। निर्दलीय कैंडिडेटों को किसी को 10 करोड़, किसी को 15 करोड़, किसी को 20 करोड़ रुपए देंगे। हल्के में निर्दलीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर भी निर्दलीय विधायक जहां पर उनके दूसरे गुट के लोग मजबूत थे वहां पर निर्दलीय उतार दिए। ये तो कांग्रेस पर भी लगता है। अरे कहाँ लगते हैं? मैं जो कह रहा हूँ वो सत्य कह रहा हूँ। मैं भगत भोगी हूँ। आज की सरकार लोगों की बनाई सरकार नहीं है, वोटों से बनी सरकार नहीं है, कांग्रेस की बनाई सरकार है, लोगों के मन की सरकार नहीं है। ये सरकार षड्यंत्र की सरकार है, पैसे के बल पर बनी हुई सरकार है। ये लोगों को तोड़ के, भाईचारा तोड़ के बनी सरकार है। इंद्रराज जी, एक और बहुत चर्चे हुए, जैकेट गैंग को लेकर बहुत चर्चे हैं। अभी भी आपकी पार्टी से भी कुछ लोग आप लोगों से नाराज रहते हैं, जो आप 5 विधायक रहते हैं, दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ आसपास इर्द गिर्द कहते रहते हैं, वो जो मंडली है उससे आपकी पार्टी के अपने विधायक भी थोड़े से असहज होते हैं। नहीं, हमारी पार्टी का कोई ऐसा, आप लोगों के सामने नहीं बोलते होंगे, लेकिन हमारे सामने ऑफ द रिकॉर्ड तो हर बात होती है। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। हमारी पार्टी में सब साथ मिलकर रहने वाली पार्टी है। ये सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है। लेकिन जैकेट गैंग विरोधी बोलते हैं, देखिए, सियासी विरोधी। जैकेट गैंग नहीं, हम 5 भाई हैं, हमारी अच्छी दोस्ती है, सभी युवा हैं। हमने 5 जैकेट पहन ली तो कौन सा जुल्म कर दिया? ये हमारी इच्छा थी कि हम एक तरह की जैकेट पहन के जाएं, हम एक तरह की टी शर्ट पहने। इसमें टी-शर्ट को लेकर भी सवाल उठे कि यही वो लोग हैं जिन्होंने इसमें किसको क्यों दर्द है? ऐसा क्यों बोलते हैं? इसको क्यों दर्द है? क्या बोला? ऐसे कहते हैं ये जो टी शर्ट पहन के शिमला में खड़े थे, इन्हीं लोगों ने अपना ईमान बेचा है। ये सच्चे सिपाही हैं और वो साबित भी है।
ये सच्चे सिपाही हैं चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के, दीपेंद्र हुड्डा के, कांग्रेस पार्टी के। ये सच्चे सिपाही हैं। हम रहेंगे, साथ रहेंगे, कोई भी लड़ाई लड़ने के लिए हम अग्रसर है। और जब तक लड़ेंगे, जब तक इस बीजेपी से छुटकारा इस प्रदेश से नहीं मिलेगा। क्या ऐसी खास कोई एक बात बताओ दीपेंद्र हुड्डा की जो लोगों को नहीं पता हो? हमने कभी भी इस परिवार से अलग कोई राजनीति नहीं करी। लेकिन नरवाल साहब ये बताइए कि क्या ऐसी खास बात दीपेंद्र हुड्डा की है जो अभी तक पब्लिक के सामने ना आई हो? देखिए, दीपेंद्र हुड्डा जी की खासियत तो बहुत सारी तभी खासियत। मैंने कहा कि उनके बारे में उनका सहज स्वभाव है, व्यवहार इतना नरम स्वभाव जो कि होता नहीं है जिस बिरादरी से वो आते हैं, वो सही कह रहे हो है ना। लेकिन ऐसी कोई खास बात जो आप लोग, क्योंकि आपका पर्सनल रिलेशंस उनके साथ है, जो अभी तक पब्लिक से दूर है, उनका कोई ऐसा पहलू? नहीं, ऐसा कोई है नहीं उनका पहलू। आपने देखा कि लगातार जो पब्लिक के 18 घंटे आदमी कोई भी बीच में रहेगा तो उसके जो सारे व्यवहार है वो सबके बीच में पक्का आएंगे। लेकिन सियासी विरोधी आप लोग ये भी तो कहते हैं कि अपने नाकाबिल बेटे को काबिल बनाने की कोशिश में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी कांग्रेस का बेड़ा गर्क कर लिया और सरकार आते आते भी रह गई। ऐसे भी आरोप लगाते हैं दीपेंद्र हुड्डा से भूमिका में, चाहे एनएलडी के नेता हो, चाहे कांग्रेस में रहे आज बीजेपी के नेता हो, वो नेता ये आरोप लगाते हैं। ये एक युवा के प्रति जलन है, इन लोगों की जलन है कि दीपेंद्र हुड्डा जी आपने देखा बड़े सहज स्वभाव है। कोई कहीं रोक लो, चाहे सत्ता थी चाहे अब है, कोई कुर्ता पकड़ लो, हर समय लो, वो हर आदमी की आवाज़ है। आपने किसान आंदोलन देखा होगा, किसान आंदोलन में अगर कोई सबसे ज़्यादा किसी पार्टी का नेता गया किसानों के बीच में आंदोलन में तो उसका नाम दीपेंद्र हुड्डा है। लोकसभा में गृह मंत्री ना प्रधानमंत्री। बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता कह रहे कि जंतर मंतर पर तो प्रोटेस्ट के बीच में आतंकवादी भी थे। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। भगवानों को सद्बुद्धि दे, वो देश के भविष्य थे, वो देश के युवा हैं, आने वाले वो डॉक्टर हैं उन्हीं लड़कों में से, उन्हीं लड़कियों में से इंजीनियर भी हैं, इस देश का भविष्य है। वही बच्चे जो जंतर मंतर पे थे, इस देश के विकास और उन्नति करने में बड़ा योगदान उन बच्चों का होगा और उनको आतंकवादी बता रही है। इन्हें शर्म आनी चाहिए। इन्हीं की बेटियां हमारे बेटे हैं, हम अपने बच्चों को आतंकवादी कैसे कहेंगे? आतंकवादी है तो ये बीजेपी है, जिन्होंने आतंकवादियों की तरह उन पे गोलियां चलाई, उन पे लाठियां चलाई। ऐसा काम तो आतंकवादी करते हैं जो उनके पुलिस फोर्स ने इनके आदेश पे जो उन बच्चों के साथ किया गया। अगर आतंकवादी है तो ये बीजेपी सरकार है, अगर आतंकवादी है तो ये बीजेपी के नेता हैं, आरएसएस के लीडर हैं जिन्होंने हमारे बच्चों पर ऐसा आतंकवाद किया। जो पिछला कार्यकाल रहा कांग्रेस सरकार का हरियाणा में, उसके बाद 12 साल से बीजेपी का कार्यकाल है, लेकिन हम जब कोई मुद्दा उठाते हैं तो आरोप लगता है कि पिछली सरकारों ने काम नहीं किया। अब जैसे गुजरात को कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिली है 2030 को लेकर, इसको लेकर भी अर्चना गुप्ता से सवाल किया। उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं हरियाणा में और इस वजह से यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम्स यहाँ करवा पा रहे, मेजबानी नहीं करवा पा रहे, क्योंकि सवाल ये था कि हरियाणा जब इतने सारे मेडल आते हैं, हमारे इतने होनहार बच्चे हैं, देश दुनिया में नाम कमा रहे हैं, तो यहाँ पर गेम्स क्यों नहीं होने चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा 2010 में जब इनकी अपनी सरकार थी तो दिल्ली में क्यों हुआ, तब करवा लेते यहाँ पर। देखिए, जो अर्चना गुप्ता जी ने जो आरोप लगाए झूठे आरोप है, ये आवाज भी हमारे आदरणीय नेता दीपेंद्र हुड्डा जी ने जोर शोर से उठाई कि संसद में भी, संसद से बाहर भी। और बिल्कुल सही बात है कि जब गोल्ड लेने की बात आवे, जब तो हरियाणा प्रदेश के युवा विदेश की धरतियों पर तिरंगा झंडा फहराने का काम करते हैं, और जब कॉमनवेल्थ की बात आए तो जब गुजरात क्यों, जब खेल स्टेडियम बनाने की बात आवे या खेल बजट देने की बात आवे, जब 650 करोड़ गुजरात में क्यों, हरियाणा को 90 करोड़ क्यों, और अब जब कॉमनवेल्थ की बात आई तो जब भी गुजरात में क्यों। हरियाणा प्रदेश के युवा जब विदेशों में झंडा फहराते तो कॉमनवेल्थ भी हरियाणा में होने चाहिए। हमारे तो बहुत सारे खेल स्टेडियम बनवाए जब हमारी सत्ता थी। मुरण मुलाला ने एक क्वेश्चन लगाया था, पूछा था कि क्या सरकार ने कहा था, अपील की थी कि हमारे यहाँ होने चाहिए, तो वहाँ अपील ही नहीं की गई थी, नहीं कोई रिक्वेस्ट ही नहीं की गई थी, कोई अपील हरियाणा प्रदेश ने नहीं की। हरियाणा प्रदेश बिल्कुल नहीं चाहती कि इस हरियाणा प्रदेश का विकास हो, चाहे खेल की बात हो, चाहे उद्योग की बात हो। ये बिल्कुल, ये तो एक घंटी बजाने का काम करते हैं, लोगों का मन भटकाने का काम करते हैं। आज तक
लगातार 12 साल इस बीजेपी की सरकार ने होगी और 2.5 साल हमारे जो फिलहाल के मुख्यमंत्री हैं आदरणीय नायब सैनी जी, वो प्रदेश हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आप देख रहे रोज पंजाब के मुख्यमंत्री बन के रह गए, पंजाब में जाके वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हरियाणा प्रदेश को टाइम नहीं दे रहे। हरियाणा प्रदेश के लिए कॉमनवेल्थ के लिए यहाँ खेल हो इसकी मांग रखने का उनके पास कोई टाइम नहीं है। पंजाब की बात करते, पंजाब में जाके कहते हैं पंजाब को बड़ी खुशहाली देंगे, खेलों में आगे लेके जाएंगे। इस हरियाणा प्रदेश का तो बेड़ा गर्क कर दिया। हरियाणा प्रदेश में कि कभी ना उद्योग की बात करते ना हरियाणा प्रदेश की। जब वो पंजाब में गए वहाँ उन्होंने कहना चाहिए कि हमारा पंजाब का हरियाणा का जो है सवाइल का पानी है वो हरियाणा प्रदेश को मिलना चाहिए। वो बात क्यों नहीं कर रहे वो? हरियाणा प्रदेश की शिक्षा की बात क्यों नहीं कर रहे वो? लेकिन वो तो नशे के मचूर हैं। उन्होंने एक पंजाब में पगड़ी अलग अलग रंग की पगड़ियाँ पहन के बांध के वहाँ घूमते रहते हैं। हमारे हरियाणा प्रदेश का कोई काम उसको याद नहीं, हरियाणा प्रदेश का विकास याद नहीं, हरियाणा प्रदेश की शिक्षा का भट्टा गोल कर दिया। इस बात की कोई चिंता नहीं। ये बात मैं नहीं कर रहा, और कानून व्यवस्था को लेकर इस बात को मैं नहीं कर रहा। जब हम कानून इनके एचपीएससी का जो चेयरमैन है, और ये भी बड़ी दुख की बात है कि हरियाणा प्रदेश के एचपीएससी का जो चेयरमैन है वो बिहार का है, आलोक वर्मा जी। क्या हमारा हरियाणा प्रदेश में ऐसा 3 करोड़ की लगभग आबादी में ऐसा कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति को नहीं मिला कि जो एचपीएससी का चेयरमैन बने? लेकिन सवाल तो ये भी है कि जब गुजरात को आप इतना इतना बजट दे रहे हो, वहां पर कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे हैं, लेकिन वहां से एक पदक भी नहीं, और यहाँ पर इतने पदक आप करें, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर है तो कोई मेडल नहीं, और यहाँ पर बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के बच्चे मेडल। और ये भी पहली बार देखा होगा आपने, अगर जीते जी किसी के नाम पर कोई स्टेडियम बना हुआ तो नरेंद्र मोदी के नाम पे गुजरात में बना। ये भी पहली बार हुआ है। ये सब काम पहली बार करें। ये भी पहली बार है कि हरियाणा प्रदेश में सरेआम कानून व्यवस्था का चरम सीमा पे। ये पहली बार है अगर किसी भी को गोली मारे बदमाश और लाइव आ गई ये कहना कि इसकी जिम्मेवारी मैं लेता हूं कि ये मर्डर मैंने किया है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस राज में एफआईआर ही नहीं होती थी। एक और देखो आप, और फिर ये कहे अगर कोई बीच में आगा उसने भी मारेंगे। ये भी पहली बार हुआ है। और ये भी पहली बार हुआ है कि हरियाणा प्रदेश में बहुत सारे अपराध तो ऐसे हैं जो कांग्रेस का नाम लेते हैं कि एफआईआर दर्ज नहीं होती। यह भी पहली बार है कि हरियाणा प्रदेश के युवाओं को हरियाणा प्रदेश में रोजगार नहीं। यह भी पहली बार है कि हरियाणा प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं आज दूसरे प्रदेशों में नौकरी कर रहे, राजस्थान पुलिस, कहीं रेलवे में, कहीं सेंट्री और कोई सी नौकरी में। यह भी पहली बार है कि हरियाणा प्रदेश के जो युवा विदेशों में झंडा फहराने का काम करते हैं, हरियाणा प्रदेश में उनको ना सरकारी नौकरी है, ना अच्छा उनको मान सम्मान है, ना उनको अच्छी व्यवस्थाएं हैं। यहाँ के तो खिलाड़ी आपने देखा, तो मुख्यमंत्री कह रहे कि पदक लाओ पद लाओ, तो 2 शब्द थे बस, हम लोग दे रहे हैं। इन 2 शब्दों में बहुत था, इतना करोड़ों में ये इन 2 शब्दों में इतना मान सम्मान था कि पदक लाओ पद पाओ। पदक जब लेके आते थे हमारे खिलाड़ी, हम बहुत बड़ी बड़ी रैलियां करके, आपने देखा चाहे गोहाना में रैली थी, चाहे राई में रैली थी, जब आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री थी, हमने किसी हॉल में बैठा के खिलाड़ी को सम्मानित नहीं करा। 100-200 आदमी बुला लिए, हमने लाखों की संख्या इकट्ठी करके उन खिलाड़ियों को सरेआम मंच पे उनको सम्मानित किया। बड़ी बड़ी गाड़ियों की चाबी दी, उनको डीएसपी का पत्र दिया और उनको घी के टीन और उनको बड़े लोगों के बीच में मान सम्मान दिया। इसलिए दिया था कि हमारा हरियाणा प्रदेश के युवा इनको देख के अच्छी मेहनत करें और हमारे प्रदेश के युवाओं को भी एक ये लगे कि आज इनका इस मंच पर सम्मान हो रहा है, कल को हमारा भी होगा। अगर आज जो मेडल है ना ओलंपिक में, ओलंपिक हो, एशियाड हो, चाहे वर्ल्ड कप हो, इनमें अगर कोई मेडल है तो वही देन है जो मैंने खिलाड़ियों का मान सम्मान कराया था और डीएसपी इंस्पेक्टर लगाने का काम किया। कुछ तो अच्छा किया होगा बीजेपी ने, क्योंकि चलो आप विपक्ष में हैं, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं किया बीजेपी ने 12 साल में। अच्छा तो मैंने बता न क्या कराया, गुंडागर्दी कराई, कुछ कोई शिक्षा का कोई तारीफ के लायक शिक्षा का बेड़ा कर कराया, और हमारी जो बड़े उद्योग यहाँ लगने थे वो गुजरात में भेज दिए। हमारी रेल कोच फैक्ट्री जो गोहाना में लगनी थी वो गुजरात चली गई, ये अच्छा कराया।
हमारा जो हवाई अड्डा हमारे जो मैम और बयानी के बीच में बनना था, जो एयरपोर्ट बनना था, उन्होंने यूपी में भेज दिया। जो वो मगर है ना, क्या नाम बोल रहे उसको, जेवर, वो जेवर भेज दिया। ये काम करे इन्होंने काम करे। आगे कोई भी उद्योगपति से हरियाणा में ना आए। इस हरियाणा प्रदेश में अगर उद्योगपति आ गया तो हरियाणा प्रदेश के युवा को रोजगार मिलेगा, तरक्की करेगा और आगे बढ़ेगा। इन्होंने यहाँ ऐसे ही बदमाशी फैलवाई कि कोई भी व्यापारी अगर जब आएगा, उद्योगपति कहाँ जाएगा, सबसे पहले हर व्यक्ति ने अपनी जान की जहाँ सेफ्टी मिलेगी, जहाँ सुरक्षा मिलेगी, वहाँ जाएगा। लेकिन यहाँ इतनी गुंडा कर दिया, कोई उद्योगपति आने को तैयार नहीं। और जो यहाँ भी उद्योग लगे थे, जो बड़े बड़े लोग थे, चाहे वो मेरे गोहाना शहर की बात हो, चाहे सोनीपत की बात हो, रोहतक की बात हो, करनाल, कुरुक्षेत्र, बड़े बड़े जितने हमारे शहर हैं, सब छोड़ के चले गए। हमारे जो बड़े बड़े लोग थे, बड़े उद्योगपति थे, वो प्रदेश छोड़ गए। हमारे प्रदेश को लुटवा दिया इन्होंने। एक दो आपको लेकर और आपकी पार्टी को लेकर सवाल करते हुए फिर हम बातचीत को खत्म करेंगे। कृष्णमूर्ति हुड्डा हैं, उन्होंने अभी स्टेटमेंट दी हाल में कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा कहीं से भी चुनाव लड़ें, मैं तो चुनाव लड़ूंगा तब भी हारेंगे, नहीं लड़ूंगा तब भी वो चुनाव हारेंगे। देखिए, कृष्णमूर्ति हुड्डा जी की उम्र होगी और शायद उन्होंने अपना दिमाग चेक करा लेना चाहिए। वो भटके हुए इंसान हैं, वो बहके हुए इंसान हैं, वो लोगों के दुत्कारे हुए इंसान हैं और उनका कहीं ना कहीं दिमाग अपसेट है। उन्होंने जयपुर में जाके इलाज करा लेना चाहिए। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी छत्तीस बिरादरी के नेता हैं। लोगों में इतनी बड़ी वो है, आपने देखा जो भी उन्होंने चुनाव लड़ा, कभी भी अपने कलोई हल्के में वोट मांगने जाने का लोगों ने ये कह दिया था कि हुड्डा साहब आप बाहर जाओ, कलोई में आपने आने की जरूरत नहीं, हम आपका इलेक्शन लड़ेंगे। और सबसे बड़े मार्जिन से हरियाणा प्रदेश में किसी की जीत है तो वो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी की है। अगर वो कृष्णमूर्ति हुड्डा जी बात करें, आप दीपेंद्र हुड्डा जी ले लीजिए। आज देश में जब उन्होंने लोकसभा का चुनाव जीता, जो पहले 4 सबसे ज्यादा वोटों से जीते, उनमें दीपेंद्र हुड्डा जी का नंबर है। असलियत ये है, उन्होंने जयपुर जाके अपना दिमाग का इलाज करा लेना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए तो मीडिया में जिक्र भी अच्छा नहीं होता है। दूसरा सवाल मेरा ये कि लीडरशिप बदली जानी चाहिए कांग्रेस की 2029 के चुनाव से पहले, क्योंकि आपकी पार्टी के भीतर से जब आपके नए प्रभारी जी आए पदभार ग्रहण करने के लिए, उस वक्त आपकी मीटिंग थी, मंथन तो नहीं लेकिन मीटिंग थी, सबने अपनी अपनी बात रखी, तो उस वहां से भी एक आवाज आई थी ऐसी, क्या नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए? नहीं, कोई आवाज ऐसी नहीं आई। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सुरजेवाला जी को मेरा साथ दो, तो अगर बहुत साथ दे लिया आपका, नहीं, साथ वो उससे पहले एक मंच सजा की बात थी, ऐसी कोई एक करनाल में मंच सजा था, वहां पर भी कहा था कि अब रिटायर हो जाना चाहिए, चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा था। नहीं, वो जो रिटायर हो चुके वो तो वो बात करे। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी तो लोगों ने रिटायर कर दिए और वो रिटायर है। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने तो कह दिया, ना रिटायर्ड हूं ना टायर्ड हूं, और लोगों से चुना विधायक भी हूँ। आज ठीक है, लोगों ने, हरियाणा प्रदेश के लोगों ने विपक्ष की जिम्मेदारी उन्होंने को दी है, तो वो अच्छे तरीके से निभाए। और रही बात वीरेंद्र सिंह जी की, जिन्होंने लोगों ने दुत्कार दिया और लोगों ने कई रिटायर कर दिया, उसका क्या जिक्र करना है। और आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी की लीडरशिप में, दीपेंद्र हुड्डा जी की लीडरशिप में ही 2029 का चुनाव होगा और मतलब उन्हीं के नेतृत्व में बेड़ा पार होगा। बिल्कुल बेड़ा पार होगा और आने वाली सरकार भी कांग्रेस की सरकार होगी, जैसे 2024 में आई। देखिए 2024 में उन्होंने बताया ना कि षड्यंत्र की सरकार है। हमने भी बहुत कुछ सीखा है और आज आने वाला टाइम आपने देखा, युवा हो, किसान हो, खिलाड़ी हो, कोई भी वर्ग इनसे संतुष्ट नहीं है। आज भी अगर आप इलेक्शन करा लोगे तो आज भी बीजेपी की बहुत बुरी हालात है और आने वाला टाइम कांग्रेस पार्टी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, बहुत अच्छी बातचीत रही।